स्कूल की कैंटीन में बैठे बच्चे अचानक एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। भूखे दानवों की तरह अपने ही दोस्तों को काटने लगते हैं। पुलिस सड़कों पर बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोग पागलों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई थी इसी स्कूल के अंदर से। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल ऑफ अस आर डेड की पूरी कहानी। एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत होती है हियोसान हाई स्कूल की छत से, जहां कुछ स्टूडेंट्स मिलकर जिनसू नाम के लड़के को बुरी तरह पीट रहे होते हैं। जिनसू काफी डरा हुआ था, लेकिन अचानक उसके अंदर कुछ अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसकी बॉडी कांपने लगती है, आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव नहीं करता। इसी झड़प में जिनसू बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसको पीटने वाले स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं ताकि उन पर इल्जाम ना आए। हॉस्पिटल में जिनसू का फादर ली ब्योंग चान आता है, जो उसी स्कूल का साइंस टीचर था, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर भी वह ज्यादा शॉक्ड नहीं होता, जैसे उसे पहले से पता हो कि जिनसू के साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जिनसू फिर वायलेंट होने लगता है। ली ब्योंग चान उसे रोकने के लिए इंजेक्शन ढूंढता है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलता। मजबूरी में वह अपने ही बेटे को मारकर सूटकेस में डाल देता है, लेकिन जब सूटकेस से जिनसू का हाथ बाहर आता है तो साफ पता चल जाता है कि वह पूरी तरह मरा नहीं था। इसके बाद कहानी स्कूल में आती है, जहां हमें बाकी स्टूडेंट्स दिखते हैं। ऑनजो, उसका बचपन का दोस्त चोंगसान, सू ह्योक और क्लास प्रेसिडेंट चोई नामरा। स्कूल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन साइंस लैब में एक बड़ा खतरा छिपा हुआ था। एक लड़की लैब में जाती है, जहां उसे एक छोटा व्हाइट माउस काट लेता है। जैसे ही ली ब्योंग चान उसके हाथ से ब्लड निकलता देखता है, वह उसे बाहर जाने नहीं देता और लैब में बंद कर देता है। धीरे धीरे लड़की की हालत खराब होने लगती है। ली ब्योंग चान उसे इंजेक्शंस देता है और उसके सिम्टम्स रिकॉर्ड करता है, जैसे वह किसी डेंजरस वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। कुछ देर बाद वही लड़की किसी तरह लैब से निकलकर क्लास में पहुंच जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह सबको बताती है कि साइंस टीचर ने उसे बंद करके रखा था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। टीचर्स उसे हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन ली ब्योंग चान बार बार वार्निंग देता है कि उसे बाहर भेजना खतरनाक होगा, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनता और इसी गलती की वजह से इन्फेक्शन स्कूल के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। स्कूल की नर्स उस इन्फेक्टेड लड़की के कांटेक्ट में आती है और कुछ ही देर में खुद भी ज़ॉम्बी जैसी बन जाती है। उसी समय लंच ब्रेक में सारे बच्चे कैंटीन में मौजूद होते हैं। ऑनजो, चोंगसान और बाकी स्टूडेंट्स अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ में बिजी थे। तभी बाहर अचानक भगदड़ मच जाती है। कुछ स्टूडेंट्स जान बचाकर कैंटीन की तरफ भागते हैं और उनके पीछे इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स का पूरा झुंड होता है। जिसे भी बाइट किया जा रहा था, वह कुछ सेकंड्स में उन्हीं जैसा बनता जा रहा था। देखते ही देखते हियोसान हाई स्कूल का नॉर्मल दिन एक खतरनाक ज़ॉम्बी आउटब्रेक में बदल जाता है। कैंटीन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एपिसोड 2। इधर स्कूल के अंदर इन्फेक्शन पूरी तरह फैल चुका था। कैंटीन में चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ऑनजो और चोंगसान किसी तरह कैंटीन से निकलने की कोशिश करते हैं। उनके साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी भागते हुए एक ओपन विंडो की तरफ बढ़ते हैं। बाहर का माहौल भी उतना ही खराब था, लेकिन उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। वे लोग जान बचाकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और फाइनली अपने क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं, जहां कुछ बच्चे पहले से छिपे हुए थे। थोड़ी देर बाद सू ह्योक और क्लास प्रेसिडेंट नामरा भी उसी क्लासरूम में आ जाते हैं। वे लोग किसी तरह फोन ढूंढकर इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे पुलिस को ज़ॉम्बीज के बारे में बताते हैं तो पुलिस पहले इसे बच्चों का मजाक समझती है। तभी ऑनजो फायर स्टेशन पर कॉल करती है, लेकिन वहां भी कोई ज़ॉम्बी वाली बात बिलीव नहीं करता। इसलिए ऑनजो झूठ बोल देती है कि स्कूल में आग लग गई है। उसकी बात सुनकर फायर डिपार्टमेंट वाले स्कूल की तरफ निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। क्लास टीचर बार बार कहती है कि बच्चों को जल्दी बाहर निकालना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल को सिर्फ स्कूल की रेप्यूटेशन की चिंता थी। वह चाहता था कि यह बात स्कूल से बाहर न जाए, लेकिन क्लास टीचर उसकी बात इग्नोर करके खुद बच्चों को बचाने निकल जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में ली ब्योंग चान से पूछताछ चल रही थी। डिटेक्टिव उससे वायरस के बारे में पूछता है। तब धीरे धीरे पता चलता है कि ली ब्योंग चान पहले एक साइंटिस्ट था। उसका बेटा जिनसू बहुत डरपोक था और बुली स्टूडेंट से परेशान रहता था। उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्योंग चान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया। जिनसू स्ट्रॉन्ग बनने के बजाय वायलेंट क्रीचर जैसा बन गया और यही वायरस अब स्कूल के अंदर फैल चुका था। वहीं हॉस्पिटल में वह इन्फेक्टेड लड़की भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी और स्टाफ को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है।
क्लासरूम में छिपे स्टूडेंट्स डोर और विंडोज ब्लॉक करके कुछ देर के लिए खुद को सेफ रखते हैं, लेकिन तभी उनकी टीचर किसी तरह वहां पहुंचती है। पहले सबको लगता है कि टीचर सेफ है, लेकिन ऑनजो को उसके हाथ पर बाइट मार्क दिखाई देता है। कुछ ही देर में टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाती है और एक लड़की पर अटैक कर देती है। अब स्टूडेंट्स के पास क्लासरूम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज को रोकते हैं और साइंस लैब की तरफ भाग जाते हैं। साइंस लैब में पहुंचकर ऑनजो को याद आता है कि सू ह्योक उनके साथ नहीं है। उसे लगता है कि शायद सू ह्योक भी इन्फेक्ट हो चुका होगा, लेकिन दूसरी तरफ सू ह्योक अभी जिंदा था और खुद भी किसी तरह बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसी बीच स्कूल की अलग अलग जगहों पर बचे हुए स्टूडेंट्स दिखते हैं। कुछ टेरेस पर फंसे थे, कुछ वॉशरूम में छिपे थे और कुछ क्लासरूम में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्लास टीचर फाइनली अनाउंसमेंट रूम तक पहुंच जाती है और पूरे स्कूल में अनाउंस करती है कि जो भी उसकी आवाज सुन रहा है वह किसी सेफ जगह पर छिपा रहे और मौका मिले तो स्कूल से बाहर निकल जाए। साइंस लैब में ऑनजो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईसाक के साथ बैठी होती है, लेकिन तभी ऑनजो को एहसास होता है कि ईसाक की बॉडी ठंडी हो चुकी है और उसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। अब सबको समझ आ जाता है कि ईसाक भी इन्फेक्ट हो चुकी है। ऑनजो उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन चोंगसान समझ जाता है कि अगर ईसाक को नहीं रोका गया तो वह बाकी सबको भी इन्फेक्ट कर देगी। देखते ही देखते ईसाक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और ऑनजो पर अटैक करने लगती है। चोंगसान किसी तरह ऑनजो को बचाता है और इसी स्ट्रगल में ईसाक विंडो से नीचे गिर जाती है। ऑनजो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि कुछ ही देर में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दी थी। अब स्टूडेंट्स साइंस लैब से निकलने के लिए वाटर पाइप को रोप की तरह यूज करने का प्लान बनाते हैं। एक एक करके बच्चे नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन लास्ट में चोंगसान और ऑनजो ऊपर रह जाते हैं। ऑनजो किसी तरह नीचे उतर जाती है। अब ऊपर सिर्फ चोंगसान बचा था। तभी ज़ॉम्बीज साइंस लैब के अंदर घुस आते हैं। चोंगसान पाइप पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। नीचे खड़े बाकी स्टूडेंट्स हेल्पलेस होकर उसे देखते रह जाते हैं और चोंगसान कई ज़ॉम्बीज के साथ नीचे की तरफ गिर जाता है। एपिसोड 3। इधर चोंगसान ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिरता है, लेकिन किस्मत से वह बच जाता है। उसी समय सू ह्योक भी विंडो की लेज पर चलते हुए उसे देख लेता है और किसी तरह उसकी मदद करके उसे वापस सेफ जगह तक ले आता है। दोनों को जिंदा देखकर बाकी स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करते हैं। दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर भी लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। यानी वायरस अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि पूरे हायोसान सिटी में फैलने लगा था। स्कूल के अंदर क्लासरूम में फंसे स्टूडेंट्स इंटरनेट के जरिए बाहर हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूज देखकर उन्हें पता चलता है कि सिटी के कई हिस्सों में यही हालत हो चुकी है। इमरजेंसी सर्विसेज भी हर जगह फंसी हुई थीं, इसलिए स्कूल में तुरंत हेल्प पहुंचना मुश्किल था। इसी बीच एक ज़ॉम्बी विंडो के पास आ जाता है। स्टूडेंट्स किसी तरह उसे रोकते हैं। चोंगसान का दोस्त ग्योंगसू भी उसे हटाने में मदद करता है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है और नाक से ब्लड आने लगता है। यह देखकर ना योन उस पर शक करने लगती है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ग्योंगसू बार बार कहता है कि उसे किसी ने बाइट नहीं किया, सिर्फ स्क्रैच आई है, लेकिन ना योन उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। बाकी स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर में ग्योंगसू गुस्से में खुद को एक छोटे रूम में बंद कर लेता है और कहता है कि अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो 1 घंटे में सबको पता चल जाएगा। टीचर सबको शांत करती है और ना योन से कहती है कि अगर ग्योंगसू ठीक निकला तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ना योन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कुछ देर बाद वह सीक्रेटली उस क्लॉथ पर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी का ब्लड लगाती है और उसी क्लॉथ से ग्योंगसू के जख्म को साफ कर देती है। किसी को पता नहीं चलता कि उसने क्या किया है। थोड़ी देर तक ग्योंगसू बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्योंगसू की हालत बदलने लगती है और वह समझ जाता है कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वह रोते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। चोंगसान उसे देखकर टूट जाता है क्योंकि ग्योंगसू उसका बहुत अच्छा दोस्त था। आखिरी मोमेंट पर ग्योंगसू नीचे गिर जाता है। तभी नामरा सबके सामने सच बता देती है। वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि ना योन ने इन्फेक्टेड ब्लड वाला क्लॉथ ग्योंगसू के जख्म पर लगाया था। यानी ग्योंगसू को ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि ना योन ने इन्फेक्ट किया था। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स गुस्से में आ जाते हैं। टीचर बच्चों को रोकती है और कहती है कि इस हालत में भी हमें एक दूसरे को मारना नहीं है, वरना हम ज़ॉम्बीज से अलग नहीं रह जाएंगे। ना योन गिल्ट और गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। टीचर उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और बाकी बच्चों को अंदर रोककर खुद उसे वापस लाने बाहर चली जाती है। एपिसोड 4। इधर चोंगसान की मां अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते स्कूल कंपाउंड तक पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर ग्राउंड में घूम रहे ग्योंगसू पर पड़ती है। वह उसे पहचान कर चोंगसान के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ग्योंगसू अब इंसान नहीं रहा, वह ज़ॉम्बी बन चुका था। अगले ही पल ग्योंगसू उस पर अटैक कर देता है और उसकी चीख सुनकर बाकी ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं।
दूसरी तरफ चोंग सान को अभी भी लगता था कि उसकी माँ घर पर सेफ होगी, लेकिन असल में उसकी माँ उसी स्कूल ग्राउंड में ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुकी थी। क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स अब पूरी तरह टूट चुके थे। ना योन और मिस पार्क के बाहर जाने के बाद भी कोई चीख सुनाई नहीं दी थी, इसलिए बच्चों को लग रहा था कि शायद वे दोनों कहीं सेफ छिप गई होंगी। लेकिन नामरा बाहर देखकर कहती है कि सामने वाली बिल्डिंग में लाइट्स बंद है, जबकि वहां लोग रहते थे। इसका मतलब साफ था कि बाहर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और शायद कोई उन्हें बचाने आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ऑनजो का फादर रेस्क्यू टीम के साथ पॉलिटिकल इवेंट वाली जगह पर फंसा हुआ था। वह अपनी बेटी को बचाने स्कूल जाना चाहता था। इसी बीच वहां भी इन्फेक्टेड लोगों का खतरा बढ़ने लगता है। इधर ग्वी नाम स्कूल के अंदर बचने की कोशिश कर रहा था। वह प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल पहले से छिपा हुआ था। प्रिंसिपल उसे बाहर जाकर अपनी कार लाने के लिए कहता है, लेकिन ग्वी नाम मना कर देता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ली ब्योंग चान डिटेक्टिव को बताता है कि वायरस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और पॉसिबल एंटीडोट की फाइल्स स्कूल की साइंस लैब वाले लैपटॉप में मौजूद है। इसके बाद डिटेक्टिव और एक पुलिस ऑफिसर किसी तरह वहां से निकलते हैं। सुबह होते ही स्कूल में फंसे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद बाहर कुछ बदल गया होगा, लेकिन जब वे खिड़की से देखते हैं तो नीचे ग्राउंड में अब भी ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हेल्प इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। सू ह्योक बताता है कि उनके सारे फोन्स स्टाफ रूम में जमा किए गए थे, इसीलिए चोंग सान और सू ह्योक फोन्स लेने स्टाफ रूम जाने का प्लान बनाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ एक लड़की यूनजी अपने लीक्ड वीडियो को डिलीट करने के लिए स्टाफ रूम जाना चाहती है। चुलसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूनजी अकेली ही निकल जाती है। रास्ते में ज़ॉम्बीज उसे बाइट कर लेते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन्फेक्टेड होने के बाद भी वह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनती। वह नॉर्मल इंसान की तरह चलती रहती है। चोंग सान और सू ह्योक किसी तरह विंडो के रास्ते स्टाफ रूम तक पहुंचते हैं। अंदर उन्हें फोन्स टूटने की आवाज आती है। वहां यूनजी सारे फोन्स तोड़ रही होती है। जैसे ही चोंग सान एक फोन उठाता है, यूनजी उस पर अटैक कर देती है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज भी वहां आ जाते हैं और चोंग सान और सू ह्योक अलग अलग डायरेक्शन में भागने को मजबूर हो जाते हैं। चोंग सान भागते भागते प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि ग्वी नाम ने प्रिंसिपल को बांध रखा है। चोंग सान उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने फोन से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह ग्वी नाम से कहता है कि तू सिर्फ लोगों को डराकर खुद को स्ट्रॉन्ग समझता है, इसलिए कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सुनते ही ग्वी नाम का गुस्सा फट पड़ता है और वह प्रिंसिपल को मार देता है। ये सब चोंग सान के फोन में रिकॉर्ड हो चुका था। अब ग्वी नाम उस फोन को छीनना चाहता था, इसलिए वह चोंग सान के पीछे भागता है। चोंग सान अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पीछे ग्वी नाम उसे मारने के लिए दौड़ रहा था और उन दोनों के पीछे ज़ॉम्बीज का झुंड पड़ा था। एपिसोड 5। वॉशरूम में फंसी एथलीट गर्ल अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है। उसके साथ बाकी बच्चे भी सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे अपना भाई कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ क्लासरूम में ऑनजो अब भी चोंग सान और सू ह्योक का इंतजार कर रही थी। जब सू ह्योक अकेला वापस आता है तो ऑनजो घबरा जाती है। उधर चोंग सान ग्वी नाम से बचते बचाते लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। दोनों के बीच लाइब्रेरी में जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट में चोंग सान ग्वी नाम की आंख पर फोन से वार कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन ग्वी नाम नीचे गिरने के बाद भी मरता नहीं। उसे ज़ॉम्बीज बाइट कर लेते हैं, फिर भी वह बाकी लोगों की तरह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनता। दूसरी तरफ पूरे हायोसान सिटी में वायरस फैल चुका था। सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वीडियोस फैल रही थीं, इसलिए अथॉरिटीज इमरजेंसी लाइंस और इंटरनेट को कंट्रोल करने लगती हैं। इसी वजह से स्कूल में फंसे बच्चे बाहर हेल्प कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। क्लासरूम में ऑनजो को चोंग सान की चिंता खाई जा रही थी। उसे पता करना था कि चोंग सान जिंदा है या नहीं। तभी उसे याद आता है कि क्लास में एक लड़के ने ड्रोन बनाया था जिसके पार्ट्स साइंस लैब में रखे हैं। ऑनजो एक लड़के के साथ साइंस लैब तक जाती है और किसी तरह ड्रोन के पार्ट्स लेकर वापस आती है। फिर बच्चे ड्रोन असेंबल करते हैं और उसके ऊपर हेल्प नोट भी लगा देते हैं। जब ड्रोन उड़ता है तो बच्चों को पहली बार स्कूल की असली हालत दिखाई देती है। हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे, कहीं भी कोई सेफ जगह नहीं बची थी। ड्रोन से उन्हें यह भी पता चलता है कि चोंग सान अभी जिंदा है। ऑनजो को थोड़ी राहत मिलती है। इसी बीच ड्रोन बाहर की तरफ जाता है। वहाँ एक लड़की को अपने पेरेंट्स की कार दिखाई देती है। कैमरा के जरिए साफ दिखता है कि उसके पेरेंट्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यह देखकर वह लड़की टूट जाती है। दूसरी तरफ पुलिस डिटेक्टिव और उसका साथी स्कूल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में वे चोंग सान के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है। बच्चा अभी इन्फेक्टेड नहीं था। डिटेक्टिव उसे बचाने का फैसला करता है। इधर एथलीट ग्रुप को पता चलता है कि स्टाफ रूम में एक इमरजेंसी फोन है, इसलिए वे लोग वहां पहुंचने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बीज से लड़ना पड़ता है, लेकिन इसी दौरान एथलीट गर्ल ड्रोन में अपने भाई को देख लेती है। उधर ग्वी नाम को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है। ज़ॉम्बीज उसे बाइट कर चुके थे,
लेकिन वह मर नहीं रहा था। उल्टा जब ज़ॉम्बीज उसके पास आते हैं तो उसे स्मेल करके पीछे हट जाते हैं। ली ब्योंग चान की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वायरस हर इंसान के अंदर अलग तरह से रिएक्ट करता है। जो इंसान अंदर से डर और कमजोरी से भरा होता है वह वायरस के असर में जल्दी टूट जाता है, लेकिन जिनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होती है उनके अंदर वायरस अलग रूप ले लेता है। क्वीनाम अब समझ चुका था कि वह नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अब उसके अंदर पहले से ज्यादा ताकत, गुस्सा और बदला लेने की आग थी और अब उसका अगला टारगेट था चोंग सान। एपिसोड 6। इधर ग्वीनाम अब चोंग सान को ढूंढने के लिए पूरी तरह पागल हो चुका था। दूसरी तरफ क्लासरूम में फंसे स्टूडेंट्स चोंग सान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी नामरा को आइडिया आता है कि अगर स्कूल के स्पीकर्स में तेज आवाज चला दी जाए तो सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पीछे का रास्ता खाली हो सकता है। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग रूम में जाकर माइक और स्पीकर सिस्टम चालू करते हैं। जैसे ही स्कूल में आवाज गूंजती है ज़ॉम्बीज उस तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच ऑन जो स्पीकर पर चोंग सान को बोलती है कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम जहां हो वहीं रुकना। चोंग सान भी उन्हें मना करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं लेकिन पूरी तरह सेफ रास्ता फिर भी नहीं था। एक ज़ॉम्बी उनके पास आ जाता है। सूह्योक बाकी लोगों को आगे भेजकर खुद उससे फाइट करने लगता है। तभी वहां ग्वीनाम पहुंच जाता है। सूह्योक को पहले लगता है कि ग्वीनाम अभी भी नॉर्मल है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। ग्वीनाम सूह्योक से चोंग सान के बारे में पूछता है। सूह्योक कुछ नहीं बताता तो दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सूह्योक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्वीनाम की ताकत पहले से ज्यादा हो चुकी थी। तभी नामरा सूह्योक को बचाने आती है लेकिन फाइट के बीच ग्वीनाम नामरा को बाइट कर लेता है। सूह्योक किसी तरह ग्वीनाम को विंडो से नीचे फेंक देता है लेकिन नामरा अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। स्टूडेंट्स किसी तरह चोंग सान तक पहुंच जाते हैं और उसे वापस अपने साथ ले आते हैं। उसके हाथ पर बाइट मार्क साफ दिख रहा था। सभी को डर था कि वह कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगी। क्लासरूम में माहौल बहुत टेंस हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि नामरा को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए लेकिन सूह्योक उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि जब तक वह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनती उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऑन जो भी समझ जाती है कि नामरा और ग्वीनाम दोनों के साथ कुछ अलग हो रहा है। वे बाइट होने के बाद भी बाकी ज़ॉम्बीज की तरह पूरी तरह कंट्रोल नहीं खो रहे थे। नामरा खुद भी कहती है कि उसे अंदर से किसी को बाइट करने की इच्छा हो रही है लेकिन वह खुद को रोक रही है। आखिर में स्टूडेंट्स नामरा को हाथ बांधकर कमरे में रहने देते हैं। दूसरी तरफ ऑनजो का फादर समझ चुका था कि अगर वह ऑफिशियल रेस्क्यू का इंतजार करेगा तो शायद कभी अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा। वह मौका देखकर गार्ड्स पर हमला करता है, उनकी यूनिफॉर्म पहनता है और सेंटर से बाहर निकल जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह हियोसन हाई स्कूल पहुंचना। इधर क्लासरूम में स्टूडेंट्स भूख और प्यास से टूटने लगे थे। उन्हें लगता है कि साइड रूम में शायद कुछ खाने पीने का सामान होगा लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। इसी बीच उन्हें एक हैंडी कैम मिलता है। सभी बारी बारी से उसमें अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऑन जो अपने फादर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पिता उसे बचाने जरूर आएंगे। उसी समय उसके फादर सच में अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उसे कई जगह ज़ॉम्बीज से बचना पड़ता है। वह नदी में जंप करके आगे निकलने की कोशिश करता है लेकिन इस दौरान वह घायल भी हो जाता है। ये थे ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज के 1 से 6 एपिसोड। अगले 6 से 12 एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।